नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। 18वीं लोकसभा के सांसदों की शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरे होने के बाद बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। एनडीए के प्रत्याशी ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। विपक्षी दलों ने मत विभाजन की कोई मांग नहीं की। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में बीजेपी सांसद ओम बिरला और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस सांसद के सुरेश आमने सामने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला का नाम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। एनडीए के तमाम नेताओं ने भी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि विपक्ष के सांसदों की तरफ से के सुरेश की उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद ओम बिरला ने पूरे सदन का धन्यवाद किया और कहा कि वो निष्पक्ष भाव से सदन को चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई देते हुए 17वीं लोकसभा में उनके अध्यक्ष रहने के दौरान उल्लेखनीय कामकाज का जिक्र भी किया। एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं ने भी लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी। विपक्ष के नेताओं ने भी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की बधाई दी। इन नेताओं ने उम्मीद जताई कि सदन में सभी दलों के नेताओं को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नेता विपक्ष का पद मिल गया है। पिछली 2 लोकसभा में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की संख्या नेता विपक्ष के लिए जरूरी सदन के 10% के न्यूनतम संख्या के आंकड़े से भी कम थी, जिसके चलते कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद हासिल नहीं हो पाया था। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा के दौरान पहली बार दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होते ही ओम बिरला ने आपातकाल पर प्रस्ताव रखा। लोकसभा अध्यक्ष ने इस दौरान न सिर्फ लंबा चौड़ा आलेख पढ़ा, बल्कि 2 मिनट का मौन भी रखा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 25 जून 1975 का दिन हमेशा के लिए काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। आपातकाल को लेकर संसद परिसर में मकर द्वार के सामने बीजेपी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपातकाल और उसके बाद की जाने वाली ज्यादतियों की कड़ी निंदा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की सराहना की। पीएम ने लिखा कि मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। उन्होंने आपातकाल के दौरान की जाने वाली ज्यादतियों को उजागर किया। पीएम ने लिखा कि लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। पीएम ने कहा कि उस दौरान कष्ट झेलने वाले लोगों के सम्मान में मौन धारण करना बहुत भावपूर्ण था। पीएम ने लिखा कि आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि जब संविधान को रौंदा जाता है, जनमत को दबाया जाता है और संस्थाओं को नष्ट किया जाता है तो क्या होता है। पीएम ने आगे लिखा कि आपातकाल के दौरान होने वाली घटनाओं से पता चलता है कि तानाशाही कैसी होती है। केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा और एनडीए के नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने के फैसले की निंदा की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपातकाल को लेकर कहा कि आपातकाल लोकतंत्र पर काला दाग है। एनडीए सांसदों ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। सदन में आपातकाल के विरोध में लाए गए निंदा प्रस्ताव के दौरान कांग्रेसी सांसदों के व्यवहार पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने जमकर निशाना साधा।
भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है आपातकाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या के लिए लाया गया था। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने सत्ता पक्ष से अतीत के मुद्दे न उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी इस पर पहले ही खेद जता चुकी हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में सीबीआई ने तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में जारी जल संकट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में पानी बिजली संकट के बीच लोगों को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत महसूस हो रही है जो उनके बीच हो और उनकी समस्याओं को हल करने को लेकर गंभीरता से काम कर सके। उत्तर पूर्व दिल्ली से भाजपा सांसद और प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि टैंकर माफिया गरीबों और अनाधिकृत कॉलोनियों के हक के पानी को बेचकर मुनाफा कमा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन सभी अफवाहों को भ्रामक बताया है जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बारिश के दौरान छत से पानी टपकने की बात कही जा रही थी। चंपत राय ने कहा कि कंड्यूट पाइप के सहारे भूतल पर गिरने वाले पानी को गलत तरीके से प्रचारित किया गया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की 2 टीमें झारखंड के हजारीबाग पहुंची, जहां ओएसिस स्कूल में प्रिंसिपल से पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पटना में सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। इसमें से एक का नाम चिंटू है जिसे देवघर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे आरोपी का नाम मुकेश है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। 29 जून को शुरू हो रही यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण स्थल पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। दक्षिण जम्मू के एसडीएम ने बताया कि अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण कराने के लिए 3 ऑफलाइन सेंटर बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। डोडा के गंदोह इलाके में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इको टूरिज्म पर आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। तमिलनाडु के कल्लकुरुची जिले में जहरीली शराब त्रासदी में बुधवार को 3 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई। वहीं 74 पीड़ितों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीट देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। निर्वाचन विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद 13 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में लोन वर्राटू घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर 5 इनामी माओवादियों सहित 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 186 इनामी माओवादी सहित कुल 841 माओवादी आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मध्यम दूरी के माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट MRMOCR भारतीय नौसेना को सौंपा। इस माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ को DRDO की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने विकसित किया है। देश में नया दूरसंचार अधिनियम 2023 आंशिक रूप से लागू हो गया है। आंशिक रूप से मतलब यह है कि इस कानून की कुछ धाराओं के नियम लागू हो गए हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर अधिनियम 1950 के पुराने विनियामक ढांचे की जगह लेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर सड़कें अच्छी हालत में नहीं हैं तो राजमार्ग का संचालन करने वाली एजेंसियों को उपयोगकर्ताओं से टोल नहीं वसूलना चाहिए। गडकरी उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली पर आयोजित एक वैश्विक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह का 10वां संस्करण यहां अगले सप्ताह 1 जुलाई से शुरू होगा। ऊर्जा क्षेत्र के इस प्रमुख सम्मेलन और प्रदर्शनी में ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ कारखाने लगाए जाने की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। विकास की राह में बड़ा बदलाव करने की दहलीज पर भारत। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया 8% विकास दर की तरफ बढ़ रहा है देश। GST को बताया आजादी के बाद सबसे बड़ा सुधार। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने नवीन चंद्र झा को अपना नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वस्तुओं के व्यापार घाटे में कमी, विदेशों से धन प्रेषण में वृद्धि और सेवा व्यापार में अधिशेष से देश का चालू खाता अधिशेष की स्थिति में रहा। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में ये बात कही। IT कंपनी LTI माइंडट्री के चेयरमैन AM नाइक ने पद से हटने का फैसला किया है और उनकी जगह पर SN सुब्रमण्यम को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2033-34 तक देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का आकार बढ़कर $1.66 ट्रिलियन हो जाएगा। अभी इसका आकार $459 अरब है। मूडीज के अनुसार वर्ष 2030 तक पानी की सालाना औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1367 क्यूबिक मीटर हो जाएगी, जो फिलहाल 1486 क्यूबिक मीटर है। वर्ष 2030 तक भारत की आबादी वर्तमान के 1.43 अरब से बढ़कर 1.51 अरब हो जाएगी। स्थानीय शेयर बाजार बुधवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गया। दोनों मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुए। BSE का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 620 अंक यानी 0.80% चढ़कर 78,674 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 147 अंक या 0.62% बढ़कर 23,868 पर बंद हुआ। भारतीय सराफा बाजार में बुधवार को सोना और चांदी सस्ता हुआ। सोने की कीमत 71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 86,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। बुधवार को अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की गिरावट के साथ 83.60 के भाव पर बंद हुआ। पाइपिंग समाधान प्रदाता डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड DDEL का शेयर बुधवार को बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद अपने निर्गम मूल्य 203 रुपये के मुकाबले 65% के उछाल के साथ बंद हुआ। भारतीय एयरटेल ने आज संपन्न हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में 6,857 करोड़ रुपए में 97 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंगों को खरीदा है। नेटो ने बुधवार को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अपना अगला महासचिव नियुक्त किया है। रूटे को यह जिम्मेदारी ऐसे समय सौंपी गई है जब यूक्रेन के साथ रूस का संघर्ष जारी है।
ब्रुसेल्स में 32 देशों के गठबंधन के मुख्यालय में नेटो राजदूतों की बैठक के दौरान रूटे की नियुक्ति पर मुहर लगाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके समकक्ष 9 से 11 जुलाई को वॉशिंगटन में एक शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से उनका स्वागत करेंगे। मार्क रूटे 1 अक्टूबर को महासचिव का पदभार संभालेंगे। वो नॉर्वे के जेन्स स्टोल्टेनबर्ग की जगह लेंगे। बता दें, स्टोल्टेनबर्ग ने इस पद पर 1 दशक से अधिक समय बिताया है। केन्या में सरकार द्वारा लाए गए वित्त बिल के खिलाफ देश भर में लगातार उग्र विरोध प्रदर्शन जारी है। कड़े विरोध प्रदर्शनों के बावजूद केन्या की संसद ने मंगलवार को विवादित बिल को मंजूरी दे दी। बिल के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने देश की राजधानी नैरोबी में स्थित संसद की सुरक्षा घेरे को तोड़कर संसद पर धावा बोल दिया था। पुलिस ने इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके चलते 2 दर्जन के लगभग लोगों के मरने की खबर है। वहीं कई सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। केन्या के मौजूदा राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में प्रदर्शनकारियों द्वारा धावा बोलने को देश के लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला बताया। इस हमले के लिए उन्होंने संगठित अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया। हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर नैरोबी में संसद, सरकारी प्रतिष्ठानों समेत अन्य जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सेना के साथ साथ पुलिस की तैनाती की गई है। केन्या में हो रही हिंसा ने अब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हिंसा को मद्देनजर रखते हुए केन्या में स्थित भारतीय दूतावास ने केन्या में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने जानकारी दी है कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने केन्या में सुरक्षा बलों से संयम बरतने का आग्रह के साथ साथ प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके अपनाने का आह्वान किया है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का सरकार के खिलाफ गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादातर प्रदर्शनकारी युवा हैं, जिन्होंने कर दरों को बढ़ाने वाले बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। दरअसल केन्या में वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए फाइनेंस बिल लाया गया है। इस बिल के जरिए केन्याई सरकार ने अतिरिक्त $2.7 बिलियन कर जुटाने के लिए कर बढ़ाने की योजना बनाई है। कैरिबियाई देश हैती में सशस्त्र गिरोहों के साथ टकराव के कारण शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 2020 से हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस 2 प्रमुख आपराधिक समूहों के लिए युद्ध का स्थल बना हुआ है। संगठित अपराध को रोकने और देश में शांति स्थापना मिशन की शुरुआत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित विदेशी सुरक्षा कर्मियों की पहली टुकड़ी हैती पहुंची। अशांत कैरिबियाई देश ने गिरोह हिंसा में वृद्धि को रोकने के लिए 2 साल पहले तत्काल मदद का अनुरोध किया था। हैती के प्रधानमंत्री गैरी कोनिल ने हैती की सुरक्षा में मदद करने के लिए मित्र देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि शांति स्थापना मिशन की शुरुआत से हिंसा के कारण विस्थापित लोग अपने घर लौट पाएंगे और देश में जल्द से जल्द चुनाव आयोजित किया जा सकेगा। एक छोटा सा ब्रेक। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। केन्या प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख और केन्या की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोनिका जुमा ने कहा कि हम हैती में शांति स्थापना के लिए आए हैं। हिंसक गिरोहों ने राजधानी के 80% हिस्से को नियंत्रित कर लिया है, जिसके कारण हैती में बड़े पैमाने पर पलायन का दौर जारी है। अफ्रीकी और कैरिबियन देशों के साथ साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन सहित लगभग 15 अन्य देशों के अधिकारियों के हैती से संबंधित शांति मिशन में शामिल होने की उम्मीद है, जिसे मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भारी संख्या में मतदान का आह्वान किया है। खामनेई ने कहा कि अगले राष्ट्रपति का इस्लामिक क्रांति के सिद्धांतों और बुनियाद में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारी मतदान से ईरान को एक योग्य उम्मीदवार मिलेगा। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव अगले वर्ष 2025 में होना था, लेकिन इस वर्ष 19 मई को पूर्वी अजरबैजान में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के कारण चुनाव इसी वर्ष कराए जा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मारे लागो स्थित घर और सोशल क्लब की तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज और सामग्री की तस्वीर जारी की गई है। ट्रंप के वकील अमेरिकी न्यायाधीश से अनुरोध कर रहे हैं कि वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर पद छोड़ने के बाद भी वर्गीकृत जानकारी को अवैध रूप से अपने पास रखने का आरोप लगाने वाले आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य का उपयोग करने से अभियोजकों को रोकें। T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल अफगानिस्तान का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। अफगानिस्तान ने पहली बार विश्व कप सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम अभी तक कोई विश्व कप खिताब नहीं जीत सकी है। क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार गुरुवार रात 8 बजे खेला जाएगा। गुयाना में होने वाले इस सेमीफाइनल मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को फायदा हुआ है। महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में हरमनप्रीत कौर 2 पायदान के फायदे के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गई है। स्मृति मंधाना को वनडे रैंकिंग में नुकसान हुआ है। वो 1 पायदान फिसलकर 4थे स्थान पर खिसक गई। श्रीलंका में होने वाले महिला T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत अपना पहला मैच 19 जुलाई को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह चौथी बार ओलंपिक में खेलते नजर आएंगे। टीम में फॉरवर्ड खिलाड़ी अभिषेक, सुखजीत सिंह, ललित कुमार, मनदीप सिंह, गुरजंट सिंह को जगह मिली है। भारतीय हॉकी टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। भारत को अपनी कप्तानी में 1983 में पहली बार विश्व कप जिताने वाले महान क्रिकेटर कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कपिल देव PGTI के अध्यक्ष के रूप में HR श्रीनिवासन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता तुलिका मान ने जूडो में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने मंगलवार को उन खिलाड़ियों की सूची जारी की जिन्होंने पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज विश्व के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। वरुण धवन स्टारर फिल्म बेबी जॉन की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। मुंजिया फिल्म के डायरेक्टर एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की जोड़ी देखने को मिलेगी। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन स्टारर कल्कि 2898 AD 27 जून को रिलीज होने जा रही है। दर्शकों को इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार है। फिल्म कल्कि 2898 AD की थीम गीत भगवान कृष्ण की स्तुति का मथुरा में विमोचन किया गया। बिग बॉस OTT की शुरुआत हो चुकी है। शो की कंटेस्टेंट, मॉडल और टीवी एक्ट्रेस पौलोमी दास ने कहा, मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहूंगी। मैं इस जर्नी में खुद को खोना नहीं चाहती। बिग बॉस OTT 3 के हाल ही के एपिसोड में रैपर और हिप हॉप म्यूजिशियन नैन्सी ने खुलासा किया कि रणवीर सिंह, सिद्धांत चतुर्वेदी और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गली बॉय ने उनकी जिंदगी पर बुरा असर डाला। करण जौहर ने अपने दिवंगत पिता को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए एक लंबी पोस्ट लिखी है। पिता की याद में करण पुरानी यादें ताज़ा करते हुए बेहद भावुक नजर आए। MK शिवाक्ष के निर्देशन में बनी फिल्म एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी गोधरा पिछले लंबे वक्त से चर्चा में है। अब निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें गोधरा कांड की झलक देखने को मिल रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर की आने वाली फिल्म उलझ 2 अगस्त को रिलीज होगी।
बहुप्रतीक्षित फिल्म इंडियन का सीक्वल इंडियन 2 बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में कमल हासन एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।